Hello everyone, this is Isha Parveen and you are watching my channel Smart Biology. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुविक एसिड बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है और वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, जिसके अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि वो जो एसिटिल कोएंजाइम ए है फर्दर उसकी क्या प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में या वायवीय श्वसन में। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि एसिटिल कोएंजाइम ए है, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो वहाँ अंदर जाकर वो क्रेब्स साइकिल नाम का एक प्रोसीजर होता है जिसमें एंट्री करता है, जिससे जो CO2 बनने की प्रोसेस है और जो एनर्जी बनने की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में जो बताया है वो बताया है एडोल्फ हैंस क्रेब। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हैंस क्रेब नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रेब साइकिल के बारे में बताया है। इन्होंने क्रेब साइकिल के बारे में 1936 एंड 1940 में बताया, मीन्स इन्होंने स्टडी की है कम्प्लीटली क्रेब साइकिल की। जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है या TCA चक्र भी हम इसको कहते हैं। TCA चक्र का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, एसिड साइकिल, इसको कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों इसको कहते हैं, जब हम यहाँ पर पूरा कंप्लीटली साइकिल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि इसे TCA साइकिल क्यों कहते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वो TCA साइकिल से पूछ लिए जाते हैं, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है दैट इज सिट्रिक साइकिल, CA साइकिल या सिट्रिक साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल इसको कहा जाता है। तो सिट्रिक साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जनरली इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो TCA या फिर CA नाम से पूछते हैं, बिकॉज क्रेब साइकिल वेल नोन टर्म है तो जनरली स्टूडेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरह से पूछे जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो और तभी आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्रेब साइकिल, TCA साइकिल या फिर CA साइकिल के बारे में। क्रेब साइकिल क्यों कहा, क्योंकि हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया। अब ये साइकिल होता क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हमने यहाँ पर बात की है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ बाय ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल ने क्या किया है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। यहाँ पे पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल बने थे। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू बन चुका है। इसके बाद में ये जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ चला जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाकर वहां पर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। जैसे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे तो एसिटिल कोएंजाइम ए के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा, बिकॉज CO2 रिलीज हुई है। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये कहाँ जाएगा। तो ये अभी तक कहाँ था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, तो बाहर पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड जब यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये कहाँ चला जाएगा, सबसे इनर मोस्ट पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के, और इनर मोस्ट पार्ट क्या है, मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ पर जा रहा है, मैट्रिक्स में या फिर आधात्री में। मैट्रिक्स या आधात्री के अंदर ये प्रोसेस होगी। मैक्सिमम एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। जो ATP को स्टोर किया जाता है वो भी कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स में ही होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर होगी। एसिटिल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स में जाकर कौन सा साइकिल करता है, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र को कंप्लीट करता है, जिससे कि बाकी के जो 4 मॉलिक्यूल है CO2 के
4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ये रिलीज होते हैं, प्लस यहाँ पर लार्ज अमाउंट में NADH2 या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो वो किस तरह से होता है वो हम यहाँ पर साइकिल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये प्रोसेस होने के बाद में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पर क्या बनना था, 6 CO2 मॉलिक्यूल बनने थे। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ बन चुके हैं और 4 मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्रेब्स साइकिल में रिलीज हो जाएंगे। साथ ही जो ऑक्सीजन है, जब हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन भी ऐड होती है और वही ऑक्सीजन CO2 की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी ये ऑक्सीजन क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगी और ये प्रोसेस हमारी नेक्स्ट स्टेप में होगी जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे क्रेब्स साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है। जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म से कहाँ आता है, पेरिमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और यहाँ आकर ये किसका फॉर्मेशन करता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसके पास में ओनली 2 कार्बन होते हैं। ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है जो कि मैट्रिक्स में एंट्री कर रहा है, अब यहाँ पर फर्दर प्रोसेस होगी। क्या होगा, पूरा एक साइकिल है। साइकिल मीन्स एक प्रोसेस स्टार्ट हुई और फाइनली यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना। जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास में 4 कार्बन होते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम ए दोनों आपस में कंबाइन हुए तो 4 कार्बन एंड 2 कार्बन कंबाइन हुए, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है इसे हम कहते हैं कंडेंसिंग एंजाइम या संघननकारी एंजाइम। तो यहाँ पर संघननकारी एंजाइम या फिर कंडेंसिंग एंजाइम है जो कि यूज होता है। ये जो कंडेंसिंग एंजाइम या संघननकारी एंजाइम है इसे सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। मींस जो एंजाइम का नाम है वो है सिट्रिक सिंथेटेज और इसे ही कंडेंसिंग एंजाइम कहते हैं। तो नीट में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो टोटल कार्बन कितने हो जाते हैं, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल में। दिस इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, प्रथम स्थायी उत्पाद है ये, और इसी के बेसिस पर इसको नाम क्या दिया गया है, सिट्रिक साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है या सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड के पास में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप टोटल कितने होते हैं, 3। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसे TCA और CA साइकिल क्यों कहा जाता है। CA बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है, और TCA इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इन सिट्रिक एसिड। फर्दर प्रोसेस की हम बात करते हैं। ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड एक एंजाइम जिसका नाम है एकोनिटेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये सब्सटेंस बनाता है जिसे कहते हैं सिस एकोनिटिक एसिड। यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड के पास में भी 6 कार्बन ही होते हैं। यहाँ पर वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। मींस जब सिट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा। ये जो सिस एकोनिटिक एसिड है ये फर्दर प्रोसेस करता है अगेन एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये क्या करता है, आइसो सिट्रिक एसिड बनाता है। मींस जो सिट्रिक एसिड था उसी का आइसोमर बनाएगा कौन, आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा एकोनिटिक एसिड के थ्रू। और इसके पास में भी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक की जो प्रोसेस हुई इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, वाटर रिलीज हुआ था और वाटर क्या कर लिया है, फिर से यूज कर लिया है, जिससे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है, उनकी जो पोजीशन होती है, ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाए, जिससे कि इससे जो कार्बन रिलीज होना है वो प्रोसेस इजीली हो जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अपने कार्बन इजीली रिलीज नहीं करेगा, लेकिन जब आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा तो वो इजीली कार्बन को रिलीज कर पाएगा।
आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये फर्दर प्रोसेस करता है और यहाँ पर ये क्या करता है, एक और सब्सटेंस बनाता है जिसे बोलते हैं ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के पास 4 कार्बन होते हैं, बट यहाँ पर ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बना है तो इसके पास में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक की प्रोसेस आई होप आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर अभी कोई भी CO2 रिलीज नहीं हुई है, तो आपको ये याद रखना है कि CO2 रिलीज कहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ से CO2 रिलीज होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के पास में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन से ये यहाँ पर क्या करता है, एक अपना कार्बन रिलीज करता है और बनाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब आपको इसके थ्रू एंजाइम से याद रखना है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है जिसके पास 6 कार्बन है, इससे एक 5 कार्बन का सब्सटेंस बना है। दैट मीन्स इससे क्या रिलीज हुआ है, CO2 रिलीज हुआ है। और CO2 किसकी प्रेजेंस में रिलीज होता है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 यहाँ रिलीज होगा। साथ में ही एक और एंजाइम यहाँ पर काम आएगा जिसका नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स जिस टाइम पर यहाँ पर कार्बन रिलीज हुआ उसी टाइम पर क्या रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन भी रिलीज होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन मिलते हैं NAD+ को। NAD+ जब हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनाएगा, NADH2 बनाएगा। तो इस तरह से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से जब कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है तो यहाँ पर क्या होगा, NADH2 और CO2 का फॉर्मेशन होगा। एक बार फिर आप यहाँ आए, एस्टिल को एंजाइम है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स यूज में आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल फॉर ईच। जब दोनों कंबाइन होंगे तो सिट्रिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह के सभी के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ने एक CO2 और 2 हाइड्रोजन निकाले, तो 2 मॉलिक्यूल्स ने 2 CO2 एंड कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 4। तो इस तरह से NADH2 यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी पूरी प्रोसेस में सिर्फ यही एक प्रोसेस है, जब कीटो ग्लूटारिक एसिड बना है वहाँ पर CO2 और जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो कीटो ग्लूटारिक एसिड है, ये कीटो ग्लूटारिक एसिड नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाता है। इन सबको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि ये मध्यवर्ती बीच बीच में बनने वाले प्रोडक्ट हैं और इनका फर्दर यूज़ भी होता है। ये यहाँ भी काम आते हैं और आगे भी अलग तरह से यूज़ कर लिए जाते हैं। तो कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या होगा, फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा और फिर से क्या होगी, CO2 रिलीज होगी। जब ये CO2 रिलीज करेंगे तो साथ में क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन भी होगा और NAD+ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2। जब ये दोनों चीजें हुई साथ में यहाँ पर कोएंजाइम A भी रिएक्शन करता है, क्योंकि जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम A जुड़े तो यहाँ ये कोएंजाइम A क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि सिर्फ एसिटिल ग्रुप ही यहाँ पर जुड़ता है जो 2 कार्बन मिलते हैं। कोएंजाइम A रिलीज हुआ है तो ये कोएंजाइम A फिर से यहाँ पर जुड़ जाता है और ग्लूटारिक एसिड से यहाँ बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम A। जैसे सक्सिनिक एसिड के पास में 4 कार्बन होते हैं, उसी तरह से इसके पास भी कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। तो इस तरह से यहाँ पर ये CO2 NADH2 रिलीज होगा। अगेन कीट जब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स थे तो कीटो ग्लूटारिक भी कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल। और जब ये 2 मॉलिक्यूल है तो दिस इज ऑल्सो 2 मॉलिक्यूल। CO2 भी कितने रिलीज होंगी, 2, और NADH2 भी कितने बनेंगे, 2। तो याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 स्टेप के अंदर, मीन्स एक स्टेप है यहाँ पर और एक स्टेप है यहाँ पर, इन दोनों स्टेप के अंदर क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सिर्फ 2 स्टेप होती हैं, मीन्स सक्सिनिल कोएंजाइम A तक जो CO2 है वो रिलीज हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसका यहाँ पर क्या होने वाला है, पुनर्निर्माण होने वाला है। तो
यहाँ पर सिर्फ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड को बनाने के लिए ये बाकी की फर्दर प्रोसेस होती हैं। अदरवाइज जो CO2 है और जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो इन स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहते हैं, इसे हम रीजनरेशन ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कहते हैं और इसे हम आइसोमराइजेशन की प्रोसेस कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन या फिर समावयवीकरण। तो आप आगे देखेंगे समावयवीकरण इसलिए हुआ था कि CO2 इजीली रिलीज हो जाए। जो सक्सिनल कोएंजाइम A है ये फर्दर प्रोसेस करता है और यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम। सक्सिनिक थायोकाइनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर बनता है सक्सिनिक एसिड। जब सक्सिनिक एसिड बनता है उस टाइम पर थायोकाइनेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, थायो कोएंजाइम A बना देता है। तो इस तरह से जो थायो कोएंजाइम A है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जो कोएंजाइम में जुड़ा था वो वापस से रिलीज हो चुका है। सक्सिनिक एसिड के पास में 4 कार्बन ही होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। लेकिन जब थायोकाइनेज एंजाइम काम करता है तो साथ में ये क्या लेकर आता है, ये लेकर आता है H3PO4। क्या लेकर आएगा यहाँ पर, H3PO4 के कितने मॉलिक्यूल्स, 2। मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, कोएंजाइम A, थायोकोएंजाइम A, इन सब की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट तो क्या होता है, आगे रिलीज हो जाएगा मैट्रिक्स में। जो हाइड्रोजन है वो इस कोएंजाइम से जुड़कर ही क्या बनाते हैं, सक्सिनिक एसिड। तो जो फॉस्फेट है इस फॉस्फेट को कहीं ना कहीं तो रिलीज किया जाएगा ना, तो इस फॉस्फेट के पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, इसलिए इसको ADP कैप्चर नहीं कर पाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कैप्चर नहीं कर पाता है। तो इसको कैप्चर करने का काम किसका होता है, GDP का, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन एडेनिन से बना हुआ, जो कि प्यूरिन होते हैं, DNA में भी प्रेजेंट होते हैं, तो एडेनिन से बना हुआ एक यहाँ पर प्रोडक्ट है। उसी तरह से जो GDP है, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ये ग्वानिन से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्यूरिन से बना हुआ होता है। तो जो GDP है ये फॉस्फेट को लेगा और ये क्या बना लेता है यहाँ पर, GTP। आपको ये भी याद रखना है बिकॉज ये भी एनर्जी प्रोडक्ट है। ये जो GTP यहाँ बनते हैं, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, क्योंकि सब रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही है। यहाँ पर GTP का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट ATP के इक्विवेलेंट ही होता है। सिर्फ यहाँ पर ये जो फॉस्फेट निकला है ये फॉस्फेरिक एसिड से निकला है, इसलिए इसको ADP ना लेकर कौन ले रहा है, ATP, और बनता क्या है यहाँ पर, GTP। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड जो है ये आगे जाकर एक और प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन है। ऑल दीज आर कार्बोनिक एसिड्स, ये सब क्या है, कार्बोनिक अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग कार्बोनिक अम्ल हैं। फ्यूमेरिक एसिड सक्सिनिक एसिड से बनता है बाय डीहाइड्रोजनेशन। हम इसको सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कह सकते हैं, क्योंकि सक्सिनिक एसिड से क्या हुआ है, डीहाइड्रोजनेशन हुआ है। तो डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में प्रोसेस होगी। सक्सिनिक एसिड अपने जब हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो कौन ले लेगा उसको। अब यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो NAD की जगह, रिडक्टिव प्रोसेस की जगह, यहाँ रिडक्टिव सब्सटेंस की जगह यहाँ पर कौन लेता है इसको, FAD। FAD का होता है फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर FAD है जो कि इस हाइड्रोजन को लेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर, FADH2। सक्सिनिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स FADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 4। फाइनली फ्यूमेरिक एसिड आगे जाकर बनाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड के पास में भी 4 कार्बन होते हैं और जो मैलिक एसिड है वो फाइनली क्या बनाता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाने के लिए अगेन यहाँ पर NAD+ का यूज होगा और क्या बनेगा, NADH2। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट क्रेब्स साइकिल होगा, इसे हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में आपको
याद ये रखना है, अगर आप डिग्री स्टूडेंट्स हैं तो आपको कंप्लीट साइकिल याद रखना होगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, नीट नेट या फिर इस तरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ कितनी एनर्जी बन रही है, किस लेवल पे क्या बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, GTP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोसेस में क्रैब्स साइकिल में टोटल 6 NADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हमने पहले ही बात की है 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, तो 6 NADH2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टोटल 18 ATP बनते हैं। दैट मीन्स अकेले 38 ATP में से अकेले क्रैब्स साइकिल ही 18 ATP का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कर रहा है थ्रू NADH2, क्योंकि ये जो NADH2 है ये ETS के थ्रू यहाँ पर ATP बनाएगा। साथ में ही यहाँ पर क्या हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 बनते हैं। कितने ATP बन जाएंगे, 4। फाइनली 2 GTP बने हैं, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी। सबस्ट्रेट लेवल क्यों कहा है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट बना है, ETS में नहीं जाता। FADH2 भी ETS में जाता है और वहाँ पर फिर ATP बनाता है। तो इस तरह से टोटल ये जो 2 GTP हैं दे आर इक्वल टू 2 ATP। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल क्या होता है, 18, 22 एंड 24 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रैब्स साइकिल के थ्रू यहाँ पर कितने ATP बनते हैं, 24। हम ETS के अंदर बात करेंगे टोटल 38 ATP का फॉर्मेशन कैसे हुआ। टोटल 38 ATP ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड क्रैब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल के थ्रू बनते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था क्रैब्स साइकिल। आई होप आपको क्रैब्स साइकिल समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। किसी भी तरह के क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।